हेलो एवरीवन, माय नेम इज एडवोकेट कीर्ति। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, जो कि 1976 में आया था। ये एक्ट 25th एक्ट है 1976 का। ओके गाइस, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों आया था और क्या इसके रीजंस थे और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है। सारा इस चीज के बारे में हम आज बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सेक्शन नंबर 1, एक्ट में बी कॉल्ड एज इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। जो ये एक्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट बोलेंगे 1976 का। ये एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया, इंडिया की सारी स्टेट्स के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन सच डेट नॉट बीइंग later than 3 years from the passing of the act, as the central government may by appoint notification appoint and different dates may be appoint for different establishment और employment। गाइस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमें बताएगी कि ये जो एक्ट है कब एप्लीकेबल होगा, कब ये फोर्स में लेके आना है। ठीक है, उसके बाद गाइस अब हम बात करते हैं कि इस एक्ट की क्या जरूरत थी, क्यों आया, व्हाई दिस एक्ट केम इनटू फोर्स। Equal pay for equal work for both men and women is one of the directive principle of the state policy laid down in article number 39D कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गाइस, जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं तो उसका आर्टिकल नंबर 39 क्लोज डी है, जो वो बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, कि जो एक मैन है और एक वुमेन है उन दोनों की जो रेम्यूनरेशंस है उनको हमने प्रॉपर देना है। इक्वल पे होना चाहिए इक्वल वर्क के लिए। ये नहीं होना चाहिए कि दोनों का जो वर्क है वो सेम है, बट जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इरेशनल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन द पे स्केल, देयर शुड नॉट irrational discrimination on the basis of gender। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है होना चाहिए, इसीलिए जो ये एक्ट है वो फोर्स में आया था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की। सेक्शन नंबर 2 है जो डेफिनेशन क्लोज है। ठीक है, डेफिनेशन क्लोजेस जो है डिफाइन करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है 2A में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सो गाइस बेसिकली ये देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो गाइस जहाँ पे भी अप्रोप्रिएट वर्ड यूज होता है वहां पे हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से देखते हैं कि कौन सी लगती है। ठीक है, टू आई in relation to an employment carried out on by under the authority of the central government or any railway administration or in relation to banking company or mines oil field major port corporation established by और अंडर द सेंट्रल एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गाइस इसमें हमने क्या रीड करा कि मतलब कि जो रेलवे है, ठीक है, पोर्ट्स है, माइन है, यहाँ पे सारे मतलब कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, उसके बाद आ गया क्लोज टू इन रिलेशन टू एनी अदर एम्प्लॉयमेंट द स्टेट गवर्नमेंट। और कोई भी एम्प्लॉयमेंट है तो वहां पे जो है स्टेट गवर्नमेंट है जो काम करती है। सो गाइस नेक्स्ट हमने देखनी है डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर। सेक्शन नंबर 2C जो है वो डिफाइन करता है एम्प्लॉयर की डेफिनेशन, हैज अ सेम मीनिंग असाइंड टू इट इन क्लोज F of the section number 2 of the Payment and Gratuity Act 1972। गाइस जो मतलब कि एम्प्लॉयर की डेफिनेशन हमें पेमेंट और ग्रेजुटी एक्ट में है 1972 के, वही सेम हमने यहाँ पे लेनी है। ठीक है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट में। उसके बाद अगर डी डी में क्या है, मैन एंड वुमेन क्या है, मींस मेल एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज। कोई भी एज का बंदा, जो एक मेल है वो मैन कहाएगा और जो एक फीमेल है वो क्या, वुमेन कहाएगी। ठीक है, उसके बाद आ गया जी। जी में क्या है, रेम्यूनरेशन। गाइस सबसे पहले जो रेम्यूनरेशन है उसका क्या मतलब होता है? रेम्यूनरेशन मींस वेजेस, ठीक है, या फिर सैलरी। ठीक है, मींस बेसिक वेज और सैलरी और एन एडिशन इमोल्यूमेंट्स whoever payable either in cash or in any kind to person employment in the respect of employment of work done in such employment in the term of the contract
ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। गाइस जो ये रेम्यूनरेशन है वो किसी भी काइंड से हो सकती है, ठीक है। इसमें कैश भी हो सकता है या फिर कोई और काइंड से भी जो है हो सकती है ये, ठीक है। उसके बाद आ गया अपना चैप्टर नंबर 2, पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन एट इक्वल रेट्स टू मैन एंड वुमेन वर्कर एंड अदर मैटर्स। तो गाइज इसमें हमने क्या पढ़ना है कि हर एक मतलब के औरत है और मर्द है, दोनों को हमने सेम प्रकार के रेम्यूनरेशंस देने हैं सिमिलर नेचर ऑफ वर्क में, ठीक है। गाइस उसमें क्या है, ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू पे इक्वल रेम्यूनरेशन टू मेन एंड वुमेन वर्कर फॉर द सेम एंड सिमिलर नेचर। गाइस अब सिमिलर नेचर क्या है कि मान लो कि एक बंदा स्टेनोग्राफर है, मैन भी और एक वुमेन भी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमने दोनों को सेम काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन सैलरी है वो हमने पे करनी है। ये नहीं करना है कि हाँ जेंडर बेसिस के इसकी सैलरी बढ़ा देते हैं और जो वुमेन की है सैलरी उसको कम कर देते हैं, ऐसा नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। रेम्यूनरेशन मे बी पेड बाय एनी काइंड ऑफ सच कैश मे बी लेड इक्वल टू द ऑपोजिट जेंडर। जो भी हमने कैश या फिर किसी भी प्रकार से जो रेम्यूनरेशन देनी है वो इक्वल होनी चाहिए दोनों जेंडर्स को, ठीक है गाइस। नेक्स्ट आ गया, द रेट ऑफ रेम्यूनरेशन मे नॉट रिड्यूस ऑफ एनी वर्कर। रेम्यूनरेशन का रेट है जो वो कभी भी रिड्यूस नहीं होना चाहिए। इन द सिमिलर नेचर ऑफ वर्क देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। जब जहाँ पे सिमिलर नेचर ऑफ वर्क है, अब सिमिलर नेचर ऑफ वर्क क्या है, जहाँ पे दोनों जेंडर सेम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एक पर्सन भी कॉलिंग का काम कर रहा है और दूसरा पर्सन भी कॉलिंग का काम कर रहा है, एक मैन है और एक वुमेन है, तो वहां पे हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इस बंदी के जो सैलरी है, रेम्यूनरेशन है, वेजेस है उसका ज्यादा रखते हैं, इसका कम रखते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ केस लॉ। गाइस अब यहाँ पे मैग्नन मैकनीज एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस ऑड्री डी कोस्टा, AIR 1987, सुप्रीम कोर्ट 1281। ये केस में क्या हुआ था, एक पिटिशनर थी, उसने एक पिटीशन फाइल करी थी, ठीक है गाइस। अब पिटीशन में क्या था, वो एक जो लेडी थी वो एक स्टेनोग्राफर थी, ठीक है। अब वो एक कॉन्फिडेंशियल स्टेनोग्राफर थी जो प्रॉपरली वर्क तो कर रही थी, बट उसको जो पेमेंट थी वो कम मिल रही थी एज कंपेरेबल टू मैन स्टेनोग्राफर्स, ठीक है। तो इसीलिए पिटीशन जो थी गई थी। देयर वॉज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट held that there must be doctrine of equal pay फॉर इक्वल वर्क। अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि यहाँ पे हमें ये चीज होनी चाहिए कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है सामने आना चाहिए, ठीक है। एंड वर्क डन बाय हर वॉज सिमिलर नेचर टू द मैन स्टेनोग्राफर, कि जो मैन स्टेनोग्राफर वर्क कर रहा था उसका वर्क भी बिल्कुल सेम था मैन स्टेनोग्राफर की तरह, ठीक है। द मैनेजमेंट डेलिबरेटली क्रिएट सच कंडीशंस of the work only with the object of paying them less remuneration elsewhere in its एस्टेब्लिशमेंट। कहता है कि जो मतलब कि कंपनी थी, मैनेजमेंट थी, उन्होंने डेलिबरेटली जानबूझ के ऐसी कंडीशंस थी जो बिल्ड करी ताकि जो लेडी स्टेनोग्राफर है उसको हम पे कम कर सके। दैट वाज द केस लो कि सिमिलर नेचर ऑफ वर्क है जहाँ पे, वहां पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, हमें सेम पे स्केल देना पड़ेगा दोनों को। नो डिस्क्रिमिनेशन टू बी मेड वाइल रिक्रूटिंग मैन एंड वुमेन वर्कर। तो यहाँ पे सेक्शन 5 है जो वो क्या बात कर रहा है कि हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते जब भी हमने रिक्रूट करने हैं, ठीक है। मैन करना है चाहे वुमेन करनी है, ठीक है। उसके बाद आ गया देयर शुड नॉट बी अ डिस्क्रिमिनेशन वाइल रिक्रूटमेंट or in the condition of the service subsequent to recruitment such as promotion training and transfer। जहां पे भी प्रमोशन की बात आ रही है, ट्रेनिंग की बात आ रही है, ट्रांसफर की बात आ रही है, हमने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है except where the employment of the women in such work is prohibited or restricted by the under the law for the time being इन फोर्स। तो गाइस कहता है कि बट एक्सेप्शन इसकी ये है कि अगर हमें लॉ ने ये बात बोल रखी है ना कि यहाँ पे मतलब कि जो लेडी है वो वर्क नहीं करेगी, तो वहां पे हम ये चीज नहीं कह सकते कि हाँ हमें मतलब के सेक्शन नंबर
5 है वो कहता है कि मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज लॉ ने ही मना कर दिया है, वहां पे हमें रुकना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट एनी प्रायोरिटी reservation for scheduled caste, scheduled tribes, ex servicemen, retrenched employees, or other class or category of the person in the matter of recruitment to the post in the establishment of the employment। ऐसे एम्प्लॉयमेंट में जहाँ पे एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है, इन लोगों के हमने जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद आ गया अपना एडवाइजरी कमेटी, सेक्शन नंबर 6 है जो वो एडवाइजरी कमेटी के साथ डील कर रहा है। फॉर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द वुमेन द गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट one or more advisory committee in the central government may by notification employ in such establishment। कहता कि हमें मतलब कि ये चीज चाहिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करे एक एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, जो कि बात करेगी अपॉर्चुनिटी ऑफ वुमेन की, ठीक है। एवरी एडवाइजरी कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 10%। कोई भी जो मतलब कि एडवाइजरी कमेटी है उसमें 10% से कम नहीं होने चाहिए। टू बी नॉमिनेटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ विच वन हाफ शैल बी वुमेन। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मेंशन है तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकती है अपना, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि हाफ जो है वो विमेन होनी चाहिए। इन टेंडरिंग इट्स एडवाइस the advisory committee shall have regards to the number of the women in the concerned establishment or employment, the nature of work or work, stability of the women establishment, and opportunity to make representation, issue the direction in the respect of the employment of women worker as appropriate government may thinks fit। गाइस अब एडवाइजरी कमेटी का काम क्या होगा, वो देखेगी वर्किंग आवर्स देखेगी, ठीक है, ये जो जो हमने रीड करा वो सारा काम करेगी। सेक्शन नंबर 7, पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू अपॉइंट अथॉरिटी टू हियरिंग एंड डिसाइडिंग क्लेम एंड कंप्लेंट। तो अब इसमें क्या है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक ऐसा लॉ ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है, ऐसी अथॉरिटी है जो वो बना सकती है जो हियर करेगी क्लेम्स को और कंप्लेंट्स को, ठीक है, डिसाइड करेगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय द नोटिफिकेशन अपॉइंट सच ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर ऑफिसर। वो जो ऑफिसर होगा वो लेबर ऑफिसर के बिलो रैंक का नहीं होना चाहिए, एज इट थिंक्स टू फिट टू बी अथॉरिटाइज फॉर द पर्पस ऑफ हियरिंग एंड डिसाइडिंग। अब वो ऑथोराइज्ड होएगा बाय द गवर्नमेंट कि वो हियर भी कर सकता है, डिसाइड भी कर सकता है। कंप्लेंट रिगार्डिंग द कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस प्रोविजन में कोई भी कॉन्ट्रोवेंशन आई है तो उसके बारे में जो है ये बात करेगा, ठीक है। क्लेम अराइजिंग आउट द नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस, इक्वल रेट्स to the men and women worker for the same work or the work of the similar nature। वो ध्यान रखेगा कि सबको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिल रहा है, ठीक है, वो ये भी ध्यान रखेगा कि सबको जो है वेजेस है प्रॉपर मिल रहे हैं। मे बाय द सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन defines the local limits within such authorities shall exercise in its jurisdiction। So that's all for today's video. Thank you very much.